हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक जो कि रेस्पिरेशन है उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से सिलेबस को ऑर्गेनाइज किया है सीबीएसई ने, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमारे 4 छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिसका नाम है पहला न्यूट्रिशन, जो कि हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, और सेकंड आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और फिर हम लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सक्रेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए रेस्पिरेशन होता क्या है। आपने फूड खाया, वो डाइजेस्ट हुआ आपकी बॉडी के अंदर जाकर के, ठीक है, अब वो ब्रेक डाउन हो करके क्या बनाएगा, एनर्जी को फॉर्म करेगा। एनर्जी के फॉर्म करना, ठीक है, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बट रेस्पिरेशन आपका 2 पार्ट में होता है, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे कपल्स होते हैं ना, तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। सिमिलरली रेस्पिरेशन में इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बिना क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो 2 बेसिस पे हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन एक बेसिक डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग सेल ब्रेक डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, फूड है जो हमने खाया था, डाइजेशन में हमने सीखा था, फूड हमने खाया, वो हमारी बॉडी के अंदर गया, वो सेल्स के पास जाएगा और सेल्स को क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी। सेल उसको क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी, और इससे क्या प्रोड्यूस करेंगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, जैसे इंटरनल रेस्पिरेशन, जैसे एक इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक का मतलब एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे एनवायरनमेंट से, है ना, हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, इनहेल एक्सहेल, तो ये आपका क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर अंदर जाके गैसेस एक्सचेंज होता है, इसको हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, आइए एक एक करके हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, सेल में गैसेस एक्सचेंज। सेल में गैसेस एक्सचेंज क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल क्या है, आपने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, यह आपका क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, सांस लेना इनहेलेशन, सांस लेना इनहेलेशन, और सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। इसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं और इसको हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा बायोलॉजी का ये पार्ट है, क्योंकि अगर आप आगे जाके पीसीबी से पढ़ोगे तो बायोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके अंदर आप बहुत चीजें ब्रॉड लेवल पे ये सारी चीजें पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका रेस्पिरेशन है एक्सटर्नल, और इसके बाद क्या होता है, इंटरनल। ठीक है, आइए अंदर गई। ठीक है, तो आपका डायफ्राम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम की जैसे देखो हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, जैसे आप सांस छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी यहाँ चलती रहती है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसके अंदर आप एयर अंदर लेते हो, जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं, और एयर को बाहर छोड़ते हो, जिसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहेंगे। ठीक है, ऑल्दो ये टर्म आपके 10th लेवल पे जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन की। इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। राइट है बच्चों। अब आपसे डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ, जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था वो ब्रीदिंग में आता है। ठीक है, और इंटरनल को हम रेस्पिरेशन ही कहेंगे। तो ब्रीदिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्लियर है, पहला डिफरेंस। दूसरा, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग कैसे पार्ट है, क्योंकि ब्रीदिंग अगर नहीं हुई तो अंदर चल करके बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। तो इसका मतलब ब्रीदिंग किसके अंदर आता है, आपका रेस्पिरेशन के अंदर आता है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। रेस्पिरेशन
प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे फूड हमारी बॉडी के अंदर गया, वो ब्रेक डाउन होकर के क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एटीपी की फॉर्म में, इसको क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। अब ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, जब तक गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, और गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, ब्रीदिंग से होगा। तो इसीलिए ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का ही क्या है, हिस्सा है। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, फर्दर यहां जानने की जरूरत नहीं है 10th लेवल तक। राइट बच्चों, इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, 2 मार्क्स के अंदर सीबीएसई इसको पूछ सकती है। राइट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन को। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ना, जैसे ऑक्सीजन यहां आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, और फिर ये आपका बॉडी के बाहर क्या कर दी जाएगी, एक्सक्रीट कर दी जाएगी, निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका गैसेस एक्सचेंज जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट आपको ये जो बेसिक टर्म्स हैं, रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक क्या है, ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डिटेल फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं। राइट बच्चों, चलिए अब समझते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स। आपने ब्रीदिंग समझा, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का हिस्सा था, लेकिन अब हम समझेंगे रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एरोबिक इसका मतलब एयर की प्रेजेंट में, एयर की प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई पे होगा, ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई पर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं होगी, तो आपका कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ह्यूमन बीइंग में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, ह्यूमन बीइंग में एरोबिक भी होता है, बट कभी कभी एनारोबिक भी होता है, हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। यहां पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, C6H12O6, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, एक कार्बन मॉलिक्यूल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कौन होता है, वाटर, और प्लस यहां पर एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है ना इनटू एनर्जी, इसको हम किस में कंसीडर करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंसीडर करेंगे। मैमल्स, हम, ह्यूमन बीइंग, ये सारे क्या हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं। इनके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, CO2, वाटर, एनर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में। राइट है, फिर आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, अब बात आती है कब कब होता है। अब ध्यान से समझना, अब जैसे हम कभी मान लो गेम खेल रहे होते हैं, और गेम खेल रहे होते हैं तो उस समय फॉर एग्जांपल दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एथलेटिक्स हैं आप, तो जब आप दौड़ेंगे तो आपकी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बट उस समय अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सफिशिएंट जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यहां पर एब्सेंस नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। समझ में आई मेरी बात। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में आता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है। यहां पर जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो होता है एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। बट याद रखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर लगभग 38 ATP यूनिट्स बनती हैं, जो कि बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी होता है। बट एनारोबिक में 2 यूनिट ऑफ एटीपी फॉर्म होती है। इसका मतलब यह हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लेवल बनता है वो क्या होता है, कम होता है। क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आई, क्लियर है। यहां पर एनर्जी लेवल हाई होता है, यहां पर एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है। अब बहुत ध्यान से समझना, यहां पर 2 ATP या 38 ATP लिखा है, कहीं इसको 36 भी बोलेंगे। बेटा ये एक ब्रॉड लेवल पे बता रहा हूं, जब आप आगे जाओगे तो आप क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़ोगे, एनर्जी साइकिल पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, सारी चीजें पढ़ोगे, तो वहां आपको मिल जाएगा। मैं 10th लेवल तक बता रहा हूं क्योंकि मैं एक बायोलॉजी का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, बट आपके 10th के लिए मैं आपको पूरी हेल्प कर सकता हूं। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आई। तो इट यूजुअली अकर इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, इट अकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हैवी एक्टिविटीज। इसमें ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल और क्या बनता है, एनर्जी बनता है। अब एक बेसिक सी बात है यहां पर, बहुत ध्यान समझना।
बहुत बेसिक सी बात है, यहां पर ध्यान से बच्चों समझना। अब देखना, जैसे एग्जांपल है अल्कोहल, शायद आपने बनती हुई नहीं देखी होगी, मैं आपको बता रहा हूं। देखो उसमें क्या करा जाएगा, ईस्ट का यूज करा जाएगा, उसमें ईस्ट का यूज करा जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर ग्लूकोज वगैरह डाल दिया, ग्लूकोज मतलब गुड़ डाल दिया, ठीक है, गुड़ समझ में आता है ना, मोलासेस जिसको जैगरी भी बोला जाता है, वो मैंने कंटेनर में डाल दिया और उसमें ईस्ट डाल दी, मैंने ईस्ट डाल दी और वो उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। क्लियर है? अब हुआ क्या, जब उस कंटेनर को पूरी तरह से बंद कर दिया, मिट्टी के अंदर दबा दिया मैंने, तो वहां ऑक्सीजन जा रही है? नहीं जा रही। और जब वहां ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो वो ईस्ट क्या करेगी, इसको फर्मेंट कर देगी, फर्मेंट करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी। किस में कन्वर्ट कर देगी? अल्कोहल में। तो जो अल्कोहल बनती है ना, वो इसी प्रोसेस से भी बनती है। बात समझ में आ गई? यहां पर फर्मेंटेशन हो रहा है और इस फर्मेंटेशन में कौन प्रोड्यूस हो रहा है? अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अल्कोहल को ऐसे ही बनाया जाता है। क्लियर है? अब आगे नहीं बता सकता मैं कि वो 15 साल पुरानी अल्कोहल, 20 साल पुरानी अल्कोहल, क्योंकि वो इस प्रोसेस में आता है, उसको 15-20 साल के लिए रख दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल समझ में आ गया। तो अल्कोहल ऐसे बनता है। डन है? ओके। तो ये एरोबिक एनारोबिक दोनों कंप्लीट अच्छे तरीके से क्लियर है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। Aerobic respiration, it is the process of cellular respiration that takes place in the presence of oxygen gas to produce energy from food. ठीक है, तो एयर की प्रेजेंट में होता है। This type of respiration is common in most of the plants and animals, birds, humans and other mammals. In this process, water and carbon dioxide are produced as end product. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे C6H12O6 है O2 और यहां पर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, प्लस वाटर निकल जाएगा और यहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। राइट है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसके ना फेज होंगे, मैं आपको बताऊंगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, अब बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। कैसे? क्योंकि इसके फॉर्मूले में कार्बन कितना है, 6, C6H12O6। क्लियर है? ये सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये सबसे पहले जो सेल का साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा होता है उसमें ये ब्रेक डाउन होता है। अब आपको अगर सर साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो 9th क्लास में हमने पढ़ा, ये सेल है और ये आपका न्यूक्लियस होता है, यहां पर एक लिक्विड होता है, वो क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाया गया था क्लास 9 के अंदर, है ना। ये जो लिक्विड होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा पाइरोवेट में। पाइरोवेट क्या होता है अभी बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, बट पाइरोवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। ये पाइरोवेट का फॉर्मूला होता है। ये ग्लूकोज का पाइरोवेट में टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन इसको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको यहां पर क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ठीक है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पाइरोवेट। ठीक है, पाइरोवेट कहां बना, साइटोप्लाज्म में। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये कहां बनेगा, साइटोप्लाज्म में। ईमानदारी से याद रखना। क्लियर है? अच्छा, अब मान लो मैं ह्यूमन बीइंग हूं तो और मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये जो पाइरोवेट है ये किसमें टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाएगा। कब टूटेगा, जब मुझे सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिल रही होगी, एयर मिल रही होगी। इसका मतलब ये एनर्जी कहां बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी। कहां बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी। अगेन समराइज करते हैं इसको। क्या समराइज करेंगे, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। बच्चे यही इसको पता नहीं क्यों इतना टफ टॉपिक समझते हैं। 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C3H4O3 में ब्रेकडाउन हुआ। क्या कहा है इसको हमने, पाइरोवेट। कहां टूटा ये, साइटोप्लाज्म में। फर्दर इसको क्या मिली, एनर्जी, फर्दर इसको क्या मिला, ऑक्सीजन। और ये कहां ब्रेकडाउन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। सिंपल सी बात थी, एयर मिल रहा है तब ऐसी बात हो रही है। पक्की बात है, बहुत बढ़िया। बट इन केस ह्यूमन बीइंग में इसे एयर ना मिले तो ये पाइरोवेट किसमें ब्रेक डाउन होगा, लैक्टिक एसिड में। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं। कब, जब इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, जब इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है,
तो यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ अभी। क्लियर है बच्चे, ये चीज क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आपको ये वाला चार्ट समझ में आ गया, यहाँ ऊपर नहीं, यहाँ गोली मारो अभी, ये इसको कोई जरूरत नहीं जानने की, फिलहाल ये बताओ इसे समझ में आई नहीं आई। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर है। आप बोलेंगे हाँ जी सर हमें बहुत अच्छे से क्लियर हुई, डन है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक ना मतलब ऑक्सीजन ना, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाला रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। इट इज अ प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, एग्जांपल फर्मेंटेशन इन ईस्ट, अभी बताया था मैंने आपको, बताया था मैंने। एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जहां एल्कोहल बनता है, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अभी बता रहा हूं, इसे समझते हैं। 6 कार्बन मॉलिक्यूल था साइटोप्लाज्म में, ये टूटेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको पायरोवेट कहेंगे, सबके लिए कॉमन। अब इसको बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है, ईस्ट में, ठीक है। और ईस्ट में जाकर के ये किसमें टूटेगा, एथेनॉल में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटेगा और एनर्जी में टूटेगा। अगेन यहाँ एनर्जी का लेवल कम होगा। एथेनॉल केमिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी जाके प्लेलिस्ट बना रखी, जाके देखो। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, कितना कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, एल्कोहलिक ग्रुप में आता है, याद करो पढ़ाया था केमिस्ट्री में। तो ये एल्कोहल ही तो हुआ, राइट है, तो ये एल्कोहल भी लिख सकते हैं, इसको एथेनॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर ह्यूमन बीइंग में ऑक्सीजन का कमी है, लैक और एब्सेंस में अंतर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे अंदर कोई तुम एब्सेंस ऑफ स्किल हो, तुम्हारे अंदर स्किल ही नहीं है, और एक होता है लैक ऑफ स्किल, लैक की कमी, स्किल की कमी है, तो जो स्किल की कमी है उसको क्या करा जा सकता है, इनर्ट करा जा सकता है उसमें, क्लियर है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा क्या, ये जो पायरोवेट है ये लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एनर्जी को फॉर्म करेगा। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर जब ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, और ये मसल्स में क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं, और इससे बॉडी क्या होती है, थकी हुई लगती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा दिया मैंने आपको, ये चीज क्लियर है, इसको याद रखिएगा। ये देखो जब आप गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो आपकी मसल को एनर्जी की जरूरत होती है, बट अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है तो इस टाइम पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमें बॉडी में फैटिग यानी कि थकान वगैरह महसूस होती है, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन याद रखिएगा, राइट है बच्चों, डन है इतना। मसल्स में क्रैम्प वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये आपको बेसिक बातें थी जो आपको बेसिक चीजें याद रखनी थी, ठीक है। हमने रेस्पिरेशन समझ लिया, हमने ये समझा कि रेस्पिरेशन में कैसे एनर्जी बनती है, हमने ये समझा कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तब भी एनर्जी बनती है, लेकिन वो कैसे बनती है। अब इसको अप्लाई करेंगे कहाँ, ह्यूमन बीइंग के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेसल कैविटी से स्टार्ट होता है, लंग्स तक जाता है, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन में आएंगी चीजें। अब समझना, ये नेसल कैविटी हो गया, ठीक है। अब यहां पर नॉस्ट्रिल्स होती हैं, 2 छोटे 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 छोटे, क्या कहेंगे, 2 छोटे छोटे, यहां पर आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, छेद है ना। तो यहां से एयर अंदर जाएगी, तो नॉस्ट्रिल आ गया सबसे पहले, उसके बाद एयर यहां से अंदर जाएगी। अब बहुत ध्यान समझना, अब ये माउथ वाला हिस्सा हो गया, यहां से एयर आ रही है, यहां से एयर आ रही है, और ये माउथ वाला हिस्सा हो गया। तो यहां पर एक जंक्शन मिलेगा जहां पे दोनों चीजें मिल रही हैं, ठीक है। खाने वाला जो पार्ट है और जो हवा आने वाला पार्ट है, ये दोनों मिल रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, फेरिंग्स कहलाएगा। ये क्या है, जंक्शन है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो लैरिंग्स हो गया, ये लैरिंग्स हो गया। ये लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी वॉइस को कंट्रोल करता है, मतलब हाई पिच लो पिच का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ नहीं है फिलहाल, बट मैं आपको बता रहा हूँ। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके नीचे जाओगे तो ये जो रास्ता जा रहा है इसको ट्रैकिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रैकिया, ठीक है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, ट्रैकिया, राइट है। तो ये वाला है हमारा ट्रैकिया। अभी जो ट्रैकिया है ना, ये पूरा गोल नहीं है, ये इस तरीके से है ना, इस डी शेप होगा। ये कार्टिलेज का बना होता है, ये कार्टिलेज का, प्लस ये पूरा गोल इसलिए भी नहीं है ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरा गोल होता, यहां से बिल्कुल एयर बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसका मतलब कोलैप्स हो गया। फिर चिपक गया तो इसका मतलब क्या हो, भैया एयर नहीं जाएगी, आपकी सडन क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है, जो ट्रैकिया है, ये इंश्योर करता है कि जो विंड पाइप है हमारा, जो हमारा विंड पाइप है, ये क्या ना हो, कोलैप्स ना हो। ये क्या ना हो बच्चों, कोलैप्स ना हो, राइट है। ट्रैकिया के बाद आपका क्या आएगा, याद रखिएगा बच्चों, ये वाला हिस्सा है
अब बहुत ध्यान समझना, सबसे पहले क्या आया, नॉस्ट्रिल, ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई। क्लियर है? उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई आगे फर्दर किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, एल्वियोली में। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, देखो ये ट्रैकिया हो गया, उसके बाद ये वाला ब्रोंकियो हो गया आपका, ब्रोंकाई। ठीक है, सिंगल ब्रोंकाई, दो तो ब्रोंकियोलस, उसके बाद ये देखो एल्वियोली, ये फर्दर एल्वियोली। ठीक है, और ये लास्ट में यहां पर एयर सैक बनेंगे, एयर सैक। क्लियर है, एल्वियोलस जिसे कहा जाएगा। राइट है, बात समझ में आ गई। तो फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर एल्वियोली। क्लियर है बच्चों? बहुत सारा ग्रुप हो जाएगा तो एल्वियोलस, कंफ्यूज नहीं होना। ब्रोंकाइज, अब देखो ब्रोंकाई बोल दिया, फिर यहां पर ब्रोंकियोलस बोल दिया, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट मत लगाना यहां पर कि एस एस लग गया। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये आपका, ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल। क्लियर है? उसके बाद एल्वियोली, क्लियर है, ये प्लूरल है और ये एल्वियोलस सिंगुलर है। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब मत लगाओ दिमाग, तुम इतना याद रखो, ब्रोंकाई और एल्वियोली, बस। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीक्वेंस याद रखिएगा। इस पर एमसीक्यू आते हैं, इस पर क्या आते हैं बच्चों, एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है ना? तो ये पूरा आपका क्या है, ट्रैक है जहां एयर अंदर जाएगी। तो ठीक है, पूरा ट्रैक का सीक्वेंस याद होना चाहिए। एमसीक्यू आते हैं, मैं आपको करवाऊंगा भी चैप्टर फिनिश करने के बाद। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब जैसे ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है तो इसके बारे में मैंने एक इंफॉर्मेशन यहां पे लिख दी है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज इन ट्रैकिया, व्हाई इट इज इट सी शेप्ड, ये सी शेप्ड का क्यों है? तो इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज कीप ट्रैकिया ओपन एंड इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का बना होता है। अब देखो ये पीछे एसोफेगस है, आगे ये आपका ये है क्या, रिंग ऑफ कार्टिलेज का ट्रैकिया। ठीक है, तो ये सी शेप्ड का इस तरीके से होता है। राइट है बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा रिजिड दिया हुआ है इन्होंने, एज सच इसकी जरूरत है नहीं। फिलहाल आपको याद रखनी इसकी लेबलिंग, नेसल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, वही चीजें हैं। ठीक है, ये देखो रिंग ऑफ कार्टिलेज आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो इसको आप खुद से एक बार देख लीजिएगा। आइए, तो नॉस्ट्रिल, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल, इट इज लाइंड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस व्हिच हेल्प टू फिल्टर द एयर एंटरिंग थ्रू इट। ठीक है, तो हमारे नाक के अंदर फाइन हेयर होते हैं, वो उनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो डस्ट को अंदर नहीं जाने देते। एयर के साथ डस्ट भी जाएगी हमारे नाक के अंदर, तो वो डस्ट को यहीं रोक लेंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, आजकल बहुत सारे बेवकूफ मैंने देखा है, पार्लर में बैठे होते हैं और इनको साफ करवा रहे होते हैं। कहते हैं जाहिलों का देश बनता जा रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये चीज है। नेसल पैसेज, एयर एंटरिंग द नॉस्ट्रिल लीड्स टू द नेसल पैसेज, इट इज मेनली कंडक्टिंग एयर जोन, जो नेसल पैसेज हमारा होता है। फेरिंग्स, नेसल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, इट पासेज एयर टू द लेरिंग्स। लेरिंग्स इज लोकेटेड इन द नेक रीजन, इन गले में होता है ये। इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड, तो इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है ट्रैकिया। द एयर पैसेज फ्रॉम द फेरिंग्स एंड गोज इनटू ट्रैकिया। Incomplete ring of cartilage keep trachea open and ensure that the air passage does not collapse। ये ट्रैकिया जो होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, ये इंश्योर करता है कि ये कोलैप्स ना हो। अगर कोलैप्स हुआ तो व्यक्ति की सडन मृत्यु भी हो सकती है। राइट है बच्चों? फिर ब्रोंकाई आ जाता है आपका। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई आफ्टर एंटरिंग द थोरेसिक कैविटी। ये वाला हिस्सा जो हमारा है ना, ये थोरेसिक कैविटी वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक है, ब्रोंकाई आर सबडिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूलस। ठीक है, एंड ईच ब्रोंक्यूल इज टर्मिनेटेड इनटू मैनी एल्वियोली। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके अंदर लास्ट पार्ट क्या आ जाता है हमारा, एल्वियोली। क्लियर है बच्चों? तो आगे समझिएगा इसको। ये मैंने चीजें लिख दी हैं, जो मैंने आपको यहाँ समझाया था पीछे, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। अगर एक आध का फंक्शन आता है तो आपको एज इट इज चिपका देना है। ठीक है, एल्वियोली की बात करते हैं। एल्वियोली, ये जो आपको एयर सैक दिखाई दे रहे हैं, एयर के बैग दिखाई दे रहे हैं, ये एल्वियोली होती है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी को यहाँ एनर्जी की ज़रूरत है, यहाँ से कैपिलरीज कनेक्ट है कहाँ पर, हार्ट पे, यहाँ ये कैपिलरीज कनेक्टेड है सीधा लंग्स तक, ठीक है। कैपिलरीज कहाँ तक जा रही हैं, लंग्स तक जा रही हैं, लंग्स पे यहाँ पे कैपिलरी है मान लिया। अब ये आपकी एल्वियोली है और एक कैपिलरी यहाँ तक आई हुई है, ये कैपिलरी है, ठीक है। अब उस कैपिलरी में क्या होगा, ब्लड होगा और उस ब्लड में आरबीसी होगी, उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा। समझ रहा है, समझो इसे, ऐसा समझो, फिलहाल समझ लिया ब्लड है। अब होगा क्या, ये जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर क्या चला जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन चला जाएगा और इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या कर दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी और ऑक्सीजन लेके वो इस पार्ट तक कैपिलरीज जो है कहाँ पहुँच जाएगी, ब्लड को लेके यहाँ तक पहुँच जाएगी। बात समझ में आई। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, एल्वियोली में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एल्वियोली में हो रहा है। ये पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल समझ में आ गया कि एल्वियोली जो है वो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस है। क्लियर है। वहां जो सेल है हमारी वो ब्लड के साथ ऑक्सीजन को ले जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहां छोड़ जा रही है। क्लियर है। तो इसीलिए साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है हमारी, एल्वियोली। थिन वॉल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अवर लंग्स, ये जो हमारा एल्वियोली होता है ये एक्सपैंड करती है जब एयर इसमें क्या करती है, एंटर करती है, फैलती है जब इसके अंदर एयर एंटर करती है। बात समझ में आई, क्लियर है। तो सारी चीजें यहां पर एक्सचेंज पर टिकी हुई हैं और एक्सचेंज कौन करके दे रहा है, ब्लड के अंदर जा रही चीजें। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको हम ट्रांसपोर्टेशन में बहुत डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ब्लड आ रहा होगा, ब्लड में ऑक्सीजन चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड इसको दे देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकाल देगा, फिर ये प्रोसेस लगातार पर सेकंड चलती जा रही है। हर मिनट हमारी बॉडी, हर सेकंड हमारी बॉडी में हो रही है। क्लियर है, डन। तो ये था आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, इसी को हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। चलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखो, ये देखो, ये देखो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, देखो ये ब्लड वेसल है। अब देखो बहुत प्यार से मैंने चीज़ तुम समझाएंगे। ये मान लो आपका आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चला गया उसमें, ये क्या दे देगा उसे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो यार एक चीज़ है, यहाँ भी एक हाथ लो एक हाथ दो वाला सिस्टम चल ही रहा है। मतलब आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है, एल्वियोली में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, एल्वियोली में हो रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये वो एल्वियोली है और ये हमारी ब्लड वेसल है हमारी बॉडी में। ठीक है, जो ब्लड लेके जा रही है। डन है, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये डायग्राम बहुत अच्छे से इसको क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। कैसे करोगे, आओ मैं बताता हूँ तुम्हें करके। ठीक है, अब ये आपकी एल्वियोली बना दी आपने, ऐसे क्या बना देता हूँ मैं भी कभी कभी। ये आपने एल्वियोली बना दी, ठीक है। उसके यहाँ से ब्लड वेसल बना दो, इस तरीके से ब्लड वेसल बना दो। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इधर दे दो, ऑक्सीजन यहाँ दे दो, बस हो गया। डन है, क्लियर है, ओके। तो रेस्पिरेशन की स्टेजेस क्या है, बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले आपने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किया, ब्रीदिंग, एयर अंदर ली, एयर यहां से आई, एयर यहां से आई, बहुत बढ़िया। उसके बाद गैसेस एक्सचेंज होगा, बहुत ध्यान समझना। ये वाला जो पल्मोनरी आर्टरी है ये लंग्स तक ऐसा ब्लड लेके आ रही है जिसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होने का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है। ये जो ब्लड आ रहा है ये रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। क्लियर है। ये लंग्स तक आएगी, एल्वियोली के पास आई और एल्वियोली इसको क्या कर देगी, ऑक्सीजनेटेड कर देगी, मतलब ऑक्सीजन रिच बना देगी। क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, एनवायरमेंट से बॉडी के अंदर जा रहा है। तो अब ये ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजन रिच हो गया, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। फिर यहां से ये ब्लड, फिर यहां से ये ब्लड कहां जाएगा, लंग्स पे जाएगा। सॉरी, लंग्स से कहां जाएगा, हार्ट पे जाएगा। हार्ट पे क्यों जा रहा है, क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। हार्ट फिर यहां से इस ब्लड को कहां भेज देगा, बॉडी में। फिर मान लो बॉडी में यहां पर एक्सचेंज, मतलब बॉडी में यहां पर एनर्जी बन गई, और जब एनर्जी बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, याद करो। तो एनर्जी बन गई, यहां पर बॉडी के सिस्टम में एनर्जी बन गई। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है उसको फिर कहां भेजा जाएगा, हार्ट पे भेजा जाएगा। फिर हार्ट यहां से कहां भेज देगा, लंग्स के पास।
कुछ इस तरीके का सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। तो ये पूरा स्टेजेस है, पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब यहां पर जाके क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। ये जो एनर्जी बन रही है ना, इसको ही रेस्पिरेशन कहा गया है। क्लियर है? तो ये पूरी प्रोसेस है। अगले पार्ट में, मतलब अगले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें यही चीज समझाऊंगा, बस यही डायग्राम समझाना है अच्छे से। क्लियर है? तो ये पूरी प्रोसेस है। ह्यूमन बीइंग के अंदर इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि 2 बार ब्लड जो है बॉडी में चल रहा है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया? डन है। तो ये आपका रेस्पिरेशन था, ये हमारा ह्यूमन का रेस्पिरेशन हमारा कंप्लीट हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट का रेस्पिरेशन। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इस पर सवाल बनता है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है? ध्यान समझना, इसको मैं समझाता हूं, सुनो। जब हम इस डायग्राम पे आते हैं, कहां पर आए, इस डायग्राम में आते हैं, यहां पे, नहीं छोड़ो, इस पे आते हैं, इस पे आओ। अब देखना, जब लंग्स यहां से एयर को वापस भेजेगी, कौन सी एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो इसका मतलब अगर पूरा लंग्स ने बिल्कुल एयर बिल्कुल निकाल दिया बाहर, तो तुम्हें लगता कि ये जो लंग्स का ट्रैक है वो यहां का यह ट्रैकिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां की बात कर रहा हूं, तुम्हें लगता कि वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा? इसीलिए लंग्स में थोड़ा सा अमाउंट में एयर अंदर रहती है ताकि वो ट्रैक कोलैप्स ना हो। वो जो एयर अंदर रह रही है उसी को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्लियर? आइए समझते हैं इसको। रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर remaining in the lungs after a maximal exhalation. It is important because it prevents lungs from collapsing. Without residual volume, the lungs would collapse when the muscles contract during exhalation. ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां पर लंग्स क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है, और जो ट्रैक है पूरा वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। क्लियर है? क्लियर? ये चीज समझ में आई? अगर समझ में नहीं आया फिर समझो। देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो मेरा गिलास है ये पानी बाहर फेंक रहा है, ठीक है। अगर पूरा पानी इससे बाहर निकल गया तो इसका मतलब, अगर ये पाइप का बना होता तो बिल्कुल क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता, बिल्कुल पूरा दब जाता, कोलैप्स हो जाता। इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी बचा रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि कोलैप्स नहीं होता। सिमिलरली लंग्स के अंदर जब लंग्स एयर को बाहर छोड़ती है, एक्सहेल से बाहर आएगा ना, दोबारा एयर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, तो लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट में एयर बची रहती है। उस बची हुई एयर को हम रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कह रहे हैं, जिसकी वजह से लंग्स क्या नहीं होती, कोलैप्स नहीं होती, कोलैप्स होने से प्रिवेंट होती है। क्लियर है? तो इट प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम कोलैप्स। दूसरा, कीप एयरवे ओपन, इट प्रिवेंट द एयरवे फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर। एयरवे क्या ना हो जाए, चिपक ना जाए एक दूसरे से। अगेन बोल रहा हूं, ये लंग्स के अंदर हो रहा है, ब्लड वेसल वगैरह में नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसके अंदर तो ब्लड हमेशा है ही। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए, ये था आपका रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, इस पर एमसीक्यू बनता है और तुमसे 2 नंबर में डिफाइन भी करवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई? ये मक्खी बड़ी परेशानी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ट्रेवल कैसे करेगी? तो ऑक्सीजन ब्लड में ट्रेवल करती है हीमोग्लोबिन के जरिए। तो द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red ब्लड कॉर्पोसल्स, यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, लेके चलता है। अब बात आती है, सर ब्लड में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर के साथ ट्रेवल करती है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड इज हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर भी होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लाज्मा वगैरह चीजें होती हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। राइट है बच्चों? रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब देखो, प्लांट डू नॉट परफॉर्म ब्रीदिंग
in its literal sense. Unlike animals, they do not possess any specialized structure like lung for breathing. उनके अंदर लंग जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता. Stomata, the minute opening in leaves and lenticels found in woody stem help plant in gas exchange. इसका मतलब स्टोमेटा से होता है प्लस लेंटिसेल्स से होता है. लेंटिसेल्स किस में होता है तो ध्यान से देखना, ये वुडी जो हिस्सा होता है हमारे प्लांट का, इसमें ये लेंटिसेल्स होती हैं आपकी. ठीक है बेटा, तो ये आपकी लेंटिसेल्स होती हैं वुडी प्लांट में लेंटिसेल्स के जरिए, और लीव्स में स्टोमेटा के जरिए गैसेस का क्या होता है एक्सचेंज होता है. क्लियर है. तो ये स्टोमेटा के बारे में मैंने फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जाके उसको कवर कर लीजिएगा वहां से. ठीक है, क्लियर है यहां तक बच्चों, डन है क्या. आइए समझते हैं. At night when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide elimination is the major activity. अब देखो रात में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं. क्लियर है. ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्लांट उसको किस में यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे हैं. दिन में फोटोसिंथेसिस में यूज करा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, लेकिन रात को प्लांट उसको एलिमिनेट करते हैं. राइट है. हेंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज अ मेजर इवेंट एट दिस टाइम. तो दिन में ऑक्सीजन रिलीज होती है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि दिन में क्यों नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही, क्योंकि दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है प्लांट, उसको दोबारा से वो किस में यूज कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में. क्लियर है बच्चों. तो ये बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, दिन में देखो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किस में कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में. बट रात में क्या नहीं हो पाता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है प्लांट, एलिमिनेट करता है, बाहर निकालता है. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई. ठीक है. अब बात आती है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, पानी में रहने वाले जीव. जैसे मछली जल की रानी आपने सुना होगा. अब सुनना, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है जैसे मैं, आप, हम तो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं, तो हमको ऑक्सीजन इजीली प्रोवाइड हो रही है. बट जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं, उनको डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनको ऑक्सीजन मिलती है पानी से. जब पानी से ऑक्सीजन मिल रही है तो इसका मतलब पानी में ऑक्सीजन भी होगी. तो जो पानी में ऑक्सीजन होगी उसको हम कहते हैं डिसॉल्व फॉर्म. क्लियर है, बात समझ में आई. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. क्लियर है. सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो. अब समझना, जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी. क्यों? क्योंकि वो तो डिसॉल्व फॉर्म में है, इसीलिए उनकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होगी वो सांस बहुत तेजी से लेंगे. ठीक है, क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई भी बॉडी के अंदर देनी है, इसलिए वो तेजी से क्या करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे. ब्रीद इन ब्रीद आउट बहुत तेजी से करेंगे. ठीक है. तो सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या रीजन है कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो ब्रीदिंग है वो तेजी से करते हैं एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल. तो आपको बताना है कि पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होती है, उसकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए उनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है बहुत हाई होता है. किनका? एक्वाटिक एनिमल्स का, टेरेस्ट्रियल का नहीं होता. ठीक है, क्लियर है ना. तो ये बेसिक बात थी आपको जो मैंने बताई. अब मछली की बात करते हैं. तो मछली जो है वो वाटर यहाँ से लेगी, और ये इसके गिल्स जिसको हम गलफड़े भी कहते हैं, इससे वो क्या करेगी, गैसेस एक्सचेंज करती है. बस इतना याद रखिएगा. फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू पास द गिल्स. ये गिल वाला हिस्सा, ये वाला, वेयर द डिसॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड. तो यहां से ऑक्सीजन कहाँ जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी. क्लियर है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई. तो गिल्स के थ्रू मछलियों में होता है, बस इतना याद रखिए. फिर फर्दर दोबारा फिर से बोल रहा हूँ कि आप अगर बायोलॉजी से आगे पढ़ेंगे तो आप इसकी डिटेल पढ़ते हैं. मैं आपको बताऊं इसमें भी फेजेस होते हैं, फेज 1 फेज 2, इसलिए बायोलॉजी डॉक्टर वगैरह बनना है तो वहाँ स्पेशलाइज हो ही जाओगे इस सब्जेक्ट में. ठीक है. तो ये था आपकी सारी चीज़ें, और इससे हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है, जिसका नाम था रेस्पिरेशन. बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है. कोई डाउट आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, और आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए. थैंक यू सो मच.